हाँ जी, अनामिका बताना कैसे किया बेटा। मैम इसमें रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू दी हुई है, तो टी हाफ निकालना था इसमें, मतलब टाइम निकालना था, तो हमने ए नॉट बाय 2 के किया, उसके बाद फिर 5 अपॉन में 2 इंटू 0.05, तो उसको सॉल्व करके आ गया था 50 ईयर्स। अच्छा, क्या टाइम निकालना था तो तुमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया बेटा, टी हाफ वाला। तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाया ना। ये किसके, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हें कैसे पता चला। पहले तो दो चीजें हैं, एक तो तुमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया सी नोट बाय 2 के वाला, है ना। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हें ये पता कैसे चला जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरा मुझे ये बताओ कि तुमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया। दो चीजें हैं बस, यही पूछना है मुझे इस क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। क्योंकि मैम वहाँ पे वो जो कांस्टेंट हमें दिया हुआ है वो 0.05, वो जो ग्राम पर ईयर दिया हुआ है, वो इस कारण ना। वेरी गुड, ये तुम समझ गए ये सारे बच्चे की ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर क्यों है। यस मैम। कि माइक्रोग्राम पर ईयर दे रखा है, बेसिकली टाइम ही है ये, और ये कंसंट्रेशन है ना। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो पर ईयर होता सिर्फ, है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई तुम्हारी, ठीक है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया ये बता दो, टी हाफ वाला क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। भी तो लग सकता है ना, आंसर तो मैम वही आएगा। अच्छा, किसी ने ये वाला लगा के देखा है फॉर्मूला, या सबने ये वाला लगाया है। एक काम करना, फॉर्मूला तो यही लगेगा लगेगा, एक काम करेंगे आप घर से, मतलब जब ये लेक्चर ओवर होगा ये वाले फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या है आंसर। ठीक है, सीटी को पुट करेंगे 2.5, और अभी कर लो बेशक, सी नोट है 5, तो क्या यही आंसर आ रहा है क्या। यस मैम, यही आ रहा है। चलो ठीक है, चलो अभी ना दोनों देख लेते हैं हम। देखो जीरो ऑर्डर है तो डायरेक्ट ये वाला लगा सकते हो। तुम्हें पूछ रखा है बेटा, हाउ मेनी इयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इनटू दिस। मतलब बेसिकली 5 माइक्रोग्राम स्टार्टिंग में था, 5 माइक्रोग्राम स्टार्टिंग में था और बाद में हो गया वो 2.5, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि डिकम्पोज होके इतना हो गया। समझ रहे हो, यानी कि सीटी लेफ्ट अमाउंट तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, हालांकि आप इस वाले से भी कर सकते थे। जीरो ऑर्डर आशुतोष यूनिट देख लो बेटा, आशुतोष यूनिट देखो, माइक्रोग्राम पर ईयर दे रखा है। और क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर की क्या यूनिट होती थी, मैंने कहा था मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने टाइम की जगह ईयर ले लिया, और कंसंट्रेशन की जगह इन्होंने क्या ले लिया बच्चे, माइक्रोग्राम ले लिया। ठीक है ना, चलेगा ना, दौड़ेगा। यस मैम। चलो अभी ये देखो, ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा, देखो ध्यान से देखो बच्चे। ये क्या दे रखा है तुम्हें, 5 ग्राम से कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो 5 का आधा क्या है, 2.5, यानी कि बेसिकली ये क्या है, आपको टी हाफ ही निकालना था, क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, और कंसंट्रेशन हाफ होने का मतलब क्या है, आपको टी हाफ निकालना है। तो आप डायरेक्ट ये वाला भी लगा सकते थे, सी नोट आपको ऑलरेडी दे रखा है 5, 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है, आप इसको सोल्व कर लेते। ठीक है, इससे आप सोल्व करते तो भी कितना आता, 50 आता। और अगर इससे सोल्व करते 5 माइनस 2.5 कितना हो गया, 2.5 हो गया ना। यस मैम। ओके, 2.5 डिवाइड बाय 0.5, तो इससे भी करते तो वही आता, 50 आता। तो आप कैसे भी कर लेते, चलो सपोज मान ले, इतना ध्यान कौन लगाएगा पेपर में, तो आप ये वाला डायरेक्ट पता होता तो लगा लेते, बस मुझे यही बताना था। तो शाबाश, तुम पढ़ रहे हो, प्राउड ऑफ यू। इससे पहले वाले बैच में ना आज मैं बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज्यादा, वो आंसर ही नहीं कर रहे थे, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। लेकिन तुम तो पढ़ते हो। मैम इससे ये सी नोट वाला जो ये फॉर्मूला है मैम, ये कौन से वाला है मैम? क्या हो गया बेटा, सी नोट बाय 2 के कौन मैम, ये जीरो ऑर्डर में लगेगा बस? हाँ ये जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ है बच्चे। फर्स्ट ऑर्डर की क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर की तो ln2/k थी, या यू कैन से 0.693/k थी साम्या। और सेकंड ऑर्डर के केस में क्या था, टी हाफ की वैल्यू 1/c0 के। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड ऑर्डर का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर का ध्यान रखना है, हाफ लाइफ, और आपको ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन और कर दो।
ये वाला क्वेश्चन कर दो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, टी हाफ आपको ऑलरेडी दे रखा है बच्चे 10 डेज। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए इज, टाइम निकालना है किसके लिए, फॉर 1/4 कन्वर्जन ऑफ ए। बताओ, पहले तो के निकाल लो और फॉर्मूला लगा लो, के लगा लो, फॉर्मूला लगा लो। कन्वर्जन को आप कंप्लीशन से भी रिप्लेस कर सकते हो, समझ सकते हो बेसिकली। बस ये बता दो अप्रोच कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट ऑर्डर है ना, पहले तो के निकाल लो 0.693 बाय टी हाफ। ठीक है, ऐसे ही करोगे ना, टी हाफ आपको ऑलरेडी दे रखा है 10 डेज, इससे निकाल लेना के। उसके बाद आपको टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा 2.303 बाय के। लोग लेट ना हो बेटा, लेट आते हो तुम। ठीक है, लोग ए बाय ए माइनस एक्स, ए बाय ए माइनस एक्स। तो मतलब अगर ए स्टार्टिंग में 1 है, 1/4 ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी होगी बच्चे, क्या मैं ऐसे लिख दूं, ए माइनस A/4। बोलो हाँ, कंफर्म करो। यस यस मैम। कर लोगे इसको सोल्व, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा, 3A/4, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बेसिकली लोग 3/4। या आप ln में भी कर सकते हो क्योंकि आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो ln से कर लेना क्योंकि वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है आपको। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 4.1, इसको करके देख लेना। ठीक है, इजी था ये, कर लोगे। यस मैम। ओके, हाँ इशिका का नाम ले रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज लिखी हुई है बच्चे, इस चीज को ना ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव डिके इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको यूनिट देख के नहीं पता चल रही है कि ये कैसी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये कोई वो है एलिमेंट डिकम्पोज हो रहा है, इसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है और आपको कुछ कुछ दे रखी है वैल्यूज, तो ध्यान रखना रेडियो एक्टिव डिके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसको दिमाग में हमेशा के लिए बांध लो कि रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, काफी बार मतलब पूछा तो नहीं है इतना ज्यादा, कभी कभी पूछ रखा है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि रेडियो एक्टिव डिके इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, तो इशिका का नाम मेरे को इसलिए याद आया, इसने क्वेश्चन पूछा था काइनेटिक से, अगर आप सबने देखा होगा डिस्कोर्स पे, तो आप लोग ना लिख सकते हो ये वाली चीज अपने नोट्स में। क्या लिखोगे, यहीं पे लिख लो स्टार मार्क करके, ऐसे मैंने बताया था लेकिन फिर भी लिख लो। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वैसे मैंने बताया था उसको, इसमें इस फॉर्म में लिख लो, molecularity is equal to order of reaction for elementary reaction। और for complex reaction molecularity is not equal to order of reaction। ठीक है, वैसे ये पता होनी चाहिए आपको बात, और पता भी होगी, फिर भी लिख लो। ठीक है बेटा, यस मैम। एलिमेंट्री के लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम, बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो इशिका ने क्वेश्चन पूछा था, अगर कोई बच्चा देखेगा, वैसे तो मैंने उसका रिप्लाई भी किया हुआ है, फिर भी नहीं समझ आया मेरे रिप्लाई से, अब आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेना। बच्चे जो ये लेट आ रहे हैं प्लीज जल्दी आया करो, और आज तो बच्चे भी इतने कम है, 60 स्टूडेंट्स तो होने चाहिए थे ना क्लास में। तुम लोग कभी तो इस बैच को इतना अच्छा कर देते हो, है ना, 50 तो हमेशा रहते ही रहते हैं हमारे पास बच्चे, और आज देखो कितने स्टूडेंट्स है, सिर्फ 41। हाँ मनोज बेटा बोलो। नहीं मैम कुछ नहीं। ओके, बस ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये जेई एडवांस में आया हुआ था। हाँ मुझे पता है, तभी बच्चे कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, जेई एडवांस में आया था एक क्वेश्चन, ट्राई करना, एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं भी हुआ तो।
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई बात नहीं निबिता, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes first order decomposition, the time taken for its decomposition। देखो ये नीट का लेवल, मतलब नीट में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब ये हार्ड में काउंट होता है, लेकिन फिर भी आना चाहिए, जब तुम सब कुछ पढ़ ही रहे हो तो ये भी आ जाएगा तुम्हें। द टाइम टेकन फॉर इट्स डीकम्पोजिशन टू, ये देखो फिर आ गया टू, ये टू ही पंगा क्रिएट करता है हमेशा। द टाइम टेकन फॉर इट्स डीकम्पोजिशन टू 1/8 and 1/10 of its initial concentration are T1/8 and T1/10। आपको क्या निकालना, दोनों का रेशियो निकालना है। समझ में आया? T1/8 के लिए बोल रखा है कि टाइम टेकन, आपको टाइम दे रखा है फॉर इट्स डीकम्पोजिशन टू 1/8 T1/8 और 1/10 ऑफ इनिशियल, क्या बोलते हैं, 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन जब हो जाएगा तो उसके लिए टाइम दे रखा है 1/10 T1/10। आपको रेशियो निकालना, बस आप मुझे ये बता दो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, आंसर तो तुम निकाल लोगे। फिर आंसर वैसे मैंने दे भी रखा है, 9 आएगा, बस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे मुझे ये बता दो। मैम 1/8 ही रखेंगे वहाँ पे, a - 1/8 नहीं करेंगे। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। कैसे कैसे समझे सामिया, एक बार सबको बता दो। मैम क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि डिकम्पोजिशन टू 1/8, मतलब 1/8 हो चुकी है। हाँ, बस ऐसे ही मान लो अगर डिकम्पोजिशन की जगह रिड्यूस टू लिखा होता तो भी आप यही लिखते। समझ गए? यस है ना? कल करवाया था, कब करवाया था? कल करवाया था ना रिड्यूस वाला क्वेश्चन, पता नहीं कल कराया था परसों। तो रिड्यूस टू यानी कि डिकम्पोजिशन टू, तो इनको आपको समझना है, ठीक है? तो अब आपको सिंपल दे रखा है T1/8 क्या हो जाएगा, 2.303 बाय के लोग, इनिशियल मान लो आपके पास है A, और ये क्या हो जाएगा A/8, A से कैंसिल, ऐसी T1/10 क्या हो जाएगा बच्चा, 2.303 बाय के लोग A दे रखिए इनिशियल कंसेंट, A माइनस x क्या हो जाएगा A/10। तो कुछ नहीं करना, इसको आपको बस क्या करना बेटा, डिवाइड करना है, ठीक है? निकाल के देखना आंसर आ गया, ये कैंसिल कर दो, log 10 1 हो जाएगा, इसको मैं हटा ही देती हूँ। log 8 क्या होगा, log 8 क्या होगा बच्चे, 2 की पावर 3 लिख दूं, यस मैम, 2 की पावर 3 लिख देती हूँ, और 2 की पावर 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3 log 2, बोलो ना। यस मैम, ओके, 3 log 2, log 2 कितना होता है 0.3, तो बेसिकली 0.9 आ रहा है, मतलब क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना log 2 की होती है 0.3010, ठीक है? चलो 0.9 आ गया, तो क्या हो जाएगा T1/8 क्या हो जाएगा, और T1/10 क्या हो जाएगा 0.9, और आपको क्या दे रखा है इंटू 10, तो कर देना फिर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना ना 10 से, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज था हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, तो हमने कल क्या कर लिया था, कल हमने प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए थे, सबको आ गया था वो समझ में? अगर किसी को डाउट होगा एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, 1.5x की स्पीड पे समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज हमने करी थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी हमने, राइट। और मैंने आपको लास्ट में करवाया था टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी क्या मैंने बताया था, उसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था अगर याद हो तो, del T by 10, यही बताया था। del T क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस था, phi इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट, K2 इज योर रेट कांस्टेंट, और R जो था वो तुम्हारा रेट था, है ना? और मैंने कहा था हर 10 डिग्री पे तुम्हारा जो रेट है वो डबल हो जाएगा, याद आ रहा है? चलो, इतना करके हमने 2 क्वेश्चन करके क्लास को वाइंड अप कर दिया था, और आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है बच्चे, वो होने वाला है आर्हेनियस इक्वेशन। आज करेंगे। बेसिकली आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन हमें रिलेशनशिप देती है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर,
है ना। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी, कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ये चीज किसने प्रूव करी, जो हम अभी आर्हेनियस इक्वेशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आर्हेनियस इक्वेशन को ध्यान रखना है, इस पे ध्यान नहीं देना कि ये आई कैसे, समझ रहे हो। आपको इस पे फोकस नहीं करना कि आई कैसी, क्योंकि हमें सिर्फ उस इक्वेशन को देखना है और उस इक्वेशन से जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या सबको सबने रट रखी होती है, क्या होती है बच्चे आर्हेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस EA बाय RT। क्या यही इक्वेशन होती है बच्चा? यस मैम। चलो यस मैम। चलो ये इक्वेशन तो सबने रट रखी होती है। अभी हम देखते हैं कि इसमें ये क्या इंडिकेट करे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप कोई फॉर्मूला करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या इंडिकेट कर रही है। तो K क्या है बच्चा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। K क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। A क्या है यहाँ पे, आर्हेनियस फैक्टर बोल दो, आर्हेनियस फैक्टर। अभी मैं ना आपको PhD के एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताऊंगी, अभी 1 मिनट में बताऊंगी। आर्हेनियस फैक्टर बोल दो, या आप इसको बोल दो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। EA क्या है बच्चे यहाँ पे, EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। एक्टिवेशन, इसको भी समझना आज की क्लास में क्या होता है ये। और TR क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप रखोगे इसमें, एनर्जी है ना, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर T रखोगे केल्विन में, मतलब बेसिकली टेम्परेचर आप केल्विन में रखोगे। तो ये तो थी सारी। अब मैं कह रही हूँ तुम्हें PhD के एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताती हूँ। वो क्या था, वो ये था कि हम फर्स्ट ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में A को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन को समझे आप? फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम A को क्या बोलेंगे, या तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, या ये बोला था कि हम A को फर्स्ट ऑर्डर के केस में फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों कहते हैं, जबकि हम बाकी ऑर्डर के केस में A को फ्रीक्वेंसी फैक्टर नहीं बोलते। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ। यस मैम। चलो जिसको नहीं आया क्वेश्चन इधर देखो। देखो बच्चे, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये माइनस EA बाय RT वाली वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखाती हूँ। जो ये आप बच्चे आपका EA बाय RT है ना, ये हमेशा यूनिटलेस रहेगा, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं यूनिट होती, मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ। देखो EA बाय RT, एक्टिवेशन एनर्जी किस में होती है, जूल पर मोल में होती है एनर्जी, ठीक है। और ये किस में होती है, R की वैल्यू बच्चे जूल पर केल्विन पर मोल, और ये किस में होती है, T वाली केल्विन में होती है, राइट। यस मैम। होमोजेनिटी, अच्छा ठीक है। तो देखो क्या होगा, केल्विन से केल्विन गया, जूल पर मोल से ये गया, तो बेसिकली जो EA बाय RT है बच्चे वो क्या होगा, कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, ठीक है। तो कहीं पे लिख लेना, अभी तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तुम लिख लेना अपने नोट्स में कि जो EA बाय RT है वो यूनिटलेस हो गया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो K की यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, वही A की यूनिट होगी? बोलो हाँ या ना। यस वो K की यूनिट होगी वही A की होगी। चलो इतना भी तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के केस में, इन केस ऑफ, ये पेपर में नहीं आएगा, ये थोड़ा मैं बस जस्ट आपको समझा रही हूँ कि देखो PhD में क्या क्वेश्चन पूछा था के इंटरव्यू में। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको पता है रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेकंड, यही होता है। तो यानी कि A की भी यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड। बोलो ना हाँ या ना। यस मैम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पर सेकंड। तभी A को क्या बोला जाता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बच्चे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। समझ गए अब सारे? यस मैम। जबकि बाकी किसी ऑर्डर के केस में जीरो ऑर्डर में नहीं बोलते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में नहीं बोलते हो, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में ही बोलते हो। तो ये था रीजन, इसको लिख लेना, ठीक है। तुम्हारे थोड़ा नॉलेज दे दिया आज मैंने, थोड़ा ज्ञान दे दिया तुम्हें। चलो ठीक है। और हालांकि प्रदीप की बुक में मेंशन है, स्पेशल नोट करके लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा उनने, प्रोफेसर मतलब जो भी जिन्होंने PhD का इंटरव्यू लिया होगा,
ठीक है, चलो ठीक है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, सारा मैंने आपको बता दे कैसे कैसे ये रिलेशन है। अभी हमें इस रिलेशन को बच्चे, अच्छा डेली देती हूँ ज्ञान, अच्छा ठीक है, हाँ वैसे डेली देती हूँ, चलो ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं कि होती क्या है। अरे क्या बात, मेरे को पेज लेना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं पेज ले लेती हूँ। चलो थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी पे ज्ञान देना है मुझे तुम्हें, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको ना मैं डेफिनेशन तो तुम्हें मैं लिखवा दूंगी, लेकिन डेफिनेशन से भी पहले तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैंने, अगर आपको याद हो, पता नहीं मैंने कहाँ बताया था, शायद उसमें बताया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, अगर किसी ने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट बताया था क्या? कोई बात नहीं, इधर देखो, देखो यहाँ पे मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रही हूँ, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखते हो यहाँ पे आप, या आप लिख दो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, बेसिकली कैसे रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कहता है जैसे पहाड़ सा ग्राफ आता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से आता है। अभी तो फिलहाल बच्चे ये मैंने एक्सोथर्मिक के लिए दिखाया, इसको मैं करूंगी दोबारा अलग से डिस्कस करूंगी, टेंशन ना लो, अभी मैं आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। ये फिलहाल मैंने इसके लिए लिखा है, एक्सोथर्मिक के लिए लिखा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है ना। चलो ये है बच्चे रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये है आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी। तो बेसिकली बच्चे क्या है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। कितनी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए ना। अगर इतनी होगी तभी तो वो बैरियर क्रॉस करेगा ना, और बैरियर क्रॉस करेगा तभी तो वो प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ ना, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए, उस काम को करने के लिए एनर्जी भैया चाहिए होगी। अब ये तो है नहीं अगर एनर्जी आप में बहुत ही कम है वो काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे, कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो काम आप कर लो। तो इस वाली रिएक्शन में बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। और इस वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है सबको? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। लिखना चाहते हो क्या? मुझे तो लग नहीं रहा नीड है लिखने की, सिर्फ एक डायग्राम बनाओ, यहीं पे ही समझ लो, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बच्चा। चलो अभी क्या है, देखो इतनी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी है ना, दिख रहा है आपको सबको, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, मतलब इतना और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इतनी आपको बच्चा और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोग क्या रट लेते हो? आप लोग ये रटते हो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन आप मिनिमम के आगे एक्स्ट्रा लगाना भूल जाते हो, है ना, आप एक्स्ट्रा लगाना भूल जाते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द मिनिमम अमाउंट ऑफ, लिख सकते हो, लिखो द मिनिमम गुड इवनिंग बेटा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ, अंकुश नहीं है क्या आज क्लास में? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, आया तो था वो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, अच्छा ऐसा है क्या? इनटू प्रोडक्ट। अरे मैंने तुम्हारा मैसेज ही आज देखा बेटा, भेज दूंगी, क्या करूं, तुम्हारी मैम का इतना हेक्टिक रहता है। एक काम करना यश, आप एक काम करना, ई बुक का मैंने फोल्डर अपलोड किया है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वहां पे मैंने जेई मेन का क्या बोलते हैं सैंपल पेपर अपलोड किया, वहां पे तुम्हें बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे लेवल के। अच्छा मुझे ये बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये क्या होता है? ये आपका होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये आपको मैं समझाऊंगी, इसको अभी यहीं पे छोड़ दो अगर समझ में नहीं आया, बस आप एक्टिवेशन एनर्जी समझो कि क्या होती है, ठीक है। चलो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, वो आपकी होगी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। चलो ठीक है, उसके बाद हम एक बार फिर लिखते हैं आरेनियस इक्वेशन।
फिर लिखती हूं मैं आरएनएस इक्वेशन, क्या थी वो, k इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ई बाय आर टी, क्या यही थी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एल एन ले लेते हैं दोनों साइड, टेक एल एन बोथ साइड, तो क्या होगा, एल एन के एल एन ए माइनस ई बाय आर टी। अब जल्दी से लिखो कि एल एन ई क्या होता है बच्चे, 1 होता है, एल एन ई क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, लिख लिया इतना। अगर मैं कहूं इसको लोग में चेंज करो तो कैसे लिखोगे बेटा, एल एन क्या होता है 2.303 लोग, एल एन क्या होता है 2.303 लोग, इसको चेंज करो 2.303 लोग के 2.303 लोग ए माइनस ई ए बाय आर टी, बोलो यही होगा, यही होगा। Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2.303 से डिवाइड कर देती हूँ, तो क्या बनेगा, log k इज इक्वल टू log a, सॉरी हाँ log a माइनस ई ए बाय 2.303 RT। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं नेक्स्ट पेज यूज कर लूंगी, बता देना। तो ये बन गया आपका log की टर्म में आ गया, और ये क्या था, ln की टर्म में था, ये क्या था, ln की टर्म में था। सबको दिखाई दे रहा है या नेक्स्ट और न्यू पेज यूज करूं? दिख रहा है। ठीक है, चलो ओके। अभी ना इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो तुम लोग, क्योंकि इसके बाद हम ग्राफ करने जा रहे हैं, और वो ग्राफ से ना क्वेश्चन 100% आता है, ग्राफ से क्वेश्चन बेटा 100% आता है, तो एक बार इसको देख लो। देख लिया, चलो आगे चलते हैं हम ग्राफ। ग्राफ वाला कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया क्या, एक सेकेंड रुकना। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट ग्राफ जो तुम्हें दे रखा है ना, वो दे रखा है एल एन के वर्सेज 1/t, एल एन के वर्सेज 1/t। ध्यान से देख लेना इन ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, जो हमने एल एन की टर्म्स में निकाला था उसको लिखते हैं। तो क्या था, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, क्या यही था, क्या यही था, यस सर। Yes, बोलो। ma'am. चलो ठीक है, यही था। तो अब देखो एल एन क्या है, के क्या है बच्चे, वाई एक्सिस पे है, एल एन 1/t क्या है बच्चे तुम्हारा, एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस ई ए बाय आर, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल एन ए हो जाएगा। बोलो क्या सही है, यस मैम। तो तुम्हारा ये हो जाएगा स्लोप, ध्यान रखना क्या होगा, माइनस ई ए बाय आर, और तुम्हारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चे, एल एन। LN A। किसी को कोई डाउट इसमें? आगे कैसे करोगे, लोग वाला कैसे करोगे, लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए बाय बेटा 2.303 आर 1/t, यही एक्सप्रेशन निकाला था, क्या यही एक्सप्रेशन निकाला था? यस मैम। एक बार देख लो, अगर याद नहीं है तो एक बार पीछे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग के क्या है बच्चे, वाई एक्सिस पे है ना, 1/t क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पूरा स्लोप हो जाएगा, और ये लोग ए क्या हो जाएगा बच्चे तुम्हारा इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो बनाते हैं इसका ग्राफ भी, लोग के वर्सेस 1/t। तो बनाओ भाई, इसका कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बस इस बार स्लोप क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस ए बाय 2.303 आर आ जाएगा, और स्लोप क्या, ओ सॉरी इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, लोग ए आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यस मैम। ओके। के वर्सेस टी का मैं पीछे बनवा देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना। चलो के वर्सेस टी का हम यहाँ पे बनाते हैं। थर्ड है बच्चे के वर्सेस टी, ठीक है। तो क्या इक्वेशन थी, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर बेटा माइनस ई ए बाय आर टी, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है, वेरी गुड। अभी हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, के बीच में, के आपका
वाई एक्सिस पे है और टी बच्चे आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे। अब मुझे देख के बताओ दोनों में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में है टेम्परेचर, तो न्यूमिनेटर वाली टर्म क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी। और नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चे, के की वैल्यू क्या होगी बताओ। देखो इधर देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये वैल्यू छोटी हो रही है, ये वाली वैल्यू छोटी हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू छोटी होती है ना, और के की वैल्यू क्या होगी फिर बताओ, मैम इंक्रीज। इंक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव में छोटे का मतलब बड़ा होना। वैल्यू कम नहीं हो रही, ज्यादा हो रही है, और ज्यादा हो रही है तो के की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चे, ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी वैल्यू छोटी होगी, छोटी इन द सेंस नेगेटिव में छोटी होगी, मतलब बढ़ रही है ना। तो के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आता है इसमें, इस तरह से। तो ध्यान रखना ये वाला। तभी मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ आपको कि टेम्परेचर जो है वो रेट कांस्टेंट के साथ बच्चे क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज। अब जल्दी से मुझे ना इसमें एक काम करो, ये बता दो इसका स्लोप क्या होगा और वो क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा। इंटरसेप्ट तो जीरो ही है, इंटरसेप्ट तो जीरो ही है। मैम पहले में इंटरसेप्ट क्या बताया था आपने? कहाँ पे बेटा, ये वाले में यस मैम। log a, ये है ना बेटा, ये देखो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, स्लोप तो हो गया माइनस ए बाई 2.303 आर, तो ये सी हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। ओके, ये काम तुम्हारा रहा, और मुझे कल बताओगे कि इस वाली रिएक्शन में स्लोप क्या होगा और स्लोप क्या होगा। इंटरसेप्ट तो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे तुम्हारा, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन कि मैम ने ये क्वेश्चन पूछा है, कल हमें बताना है, लिख लो, फिर भूल जाते हो तुम लोग, भूलते बहुत जल्दी हो ना, ठीक है, तुम लोग भूलते बहुत जल्दी हो। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, K1 एंड K2। चलो अभी ना, सपोज आपके पास आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आप वो रिएक्शन करवा रहे हो किसी टेम्परेचर T1 पे, तो बच्चे उसका रेट क्या होगा, K1 होगा, रेट कांस्टेंट। अगर कोई आप टेम्परेचर सेम रिएक्शन में ही टेम्परेचर आपने T1 से T2 कर दिया, तो बच्चे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, K2। K2 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसके लिए क्या रहेगी आपकी आरएनएस इक्वेशन, ये भी आप करते हो, log K2 by K1 is equal to EA by 2.306 R 1 by T1 minus 1 by T2। शाबाश। मैं फिर बोल रही हूँ, डेरिवेशन के पंगे में मत पड़ना, मत पड़ना। अगर फिर भी किसी को डेरिवेशन करनी है तो बुक से कर लेना, बहुत बहुत इजी तरीके से आ जाएगा समझ में। कुछ भी नहीं करना, आपको के की जगह K1 लिखना है, टी की जगह T1, ऐसे के की जगह K2 लिख देना, टी की जगह T2 रख देना। एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी फॉर अ सेम रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन सेम है, सिर्फ हम उसमें टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, ठीक है। दोनों की साइड लोग ले लेना, डिवाइड कर देना, तुम्हारा यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। हाँ मनोज बोलो। मैम बोर्ड्स में डेरिवेशन आती है क्या? ना 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 ना, पहले आती थी बहुत टाइम पहले, बट अब तो बोर्ड वाले भी अपना हाई लेवल करते जा रहे हैं। तो एक काम करना, जब तुम इस चैप्टर को करो ना तुम लोग सारे, तो एक बार ना देख लेना फटाफट से ऊपर से इसकी डेरिवेशन, लेकिन पूछी नहीं जाती है। लेकिन क्या पता, हाँ हाँ बोलो। फॉर्मूलाज ही याद कर ले, सारे फॉर्मूले। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैम? डेरिवेशन ना करें और फॉर्मूले लर्न कर लेना। हाँ हाँ मनोज, तुम क्या कह रहे हो? मैम कोई से भी चैप्टर की नहीं आती केमिस्ट्री में डेरिवेशन? देखो फर्स्ट ऑर्डर की पूछ ली जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की पूछ ली जाती है, और इसकी एक बार कर लेना। देखो मैं हमेशा ये बोलती हूँ ना, एग्जामिनर का दिमाग पता नहीं चलता कि कब क्या चल रहा है, ठीक है। एग्जामिनर का नहीं पता चलता, पहले आती थी लेकिन अब कुछ सालों से नहीं पूछी जा रही है, और मेरा तो मेन फोकस तुम्हारा कॉम्पिटिटिव के लिए ही है। लेकिन हाँ, तुम ये डेरिवेशन कर सकते हो, कितना बहुत पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या आएगा पढ़ते। हाँ, टी हाफ की आती है, टी हाफ की कर लेना, जो मैंने करवाई थी तुम्हें जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो आ सकती है, ठीक है। लेकिन वैसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, ओके मैम, है ना।
ओके, तो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। कितनी देर लगेगी? 2 मिनट लगेंगे बस रिवाइज करने में, बस खत्म। उसको एक बार फटाफट लिख लेना, हाथ से हो गई याद। ठीक है, चलो अभी आपको पता चल गया ना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। सेम रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी विल रिमेन सेम, क्योंकि मैं सेम रिएक्शन में ही टेम्परेचर T1 से T2 कर रही हूँ, और आपको पता है अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो मैं डिफरेंट रिएक्शन के लिए बात करती तो वहां पे फिर एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती बेटा? चेंज होती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें क्या? अच्छा ठीक है, ये मैंने पहले ही करवा दिया, चलो कोई नहीं। अभी आते हैं हम हमारे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। अभी आते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। तो देखो बेटा कैसे करना है इसमें। देखो अभी ना सबसे पहले मैंने एक्सोथर्मिक, ध्यान से देखना इसमें क्या क्या पॉइंट बता रही हूँ। अभी हमें डिस्कस करना है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तुम्हें पता है एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे होती है बेटा? 1 स्टेप रिएक्शन होती है। बोलो, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, हाँ या ना? ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ A2 B2 से मिल रहा है आपको 2AB, ये कोई भी ऐसे जनरल रिएक्शन है, ठीक है, और इसका डेल्टा H क्या है, या ऐसे लिख लो, हीट निकल रही है। मतलब बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन है बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तभी हीट रिलीज होती है। पता है ना तुम्हें, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा क्या ये रिएक्शन ऐसी ही हो रही होगी? अच्छा, जब Yes, हम ma'am. जीरो से स्टार्ट करेंगे, वैसे मैं वहां पे भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी एक बार सुन लो। जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो अगर आपको लगता है कि भैया रिएक्टेंट लिया, कोलिजन करवाया, प्रोडक्ट बन गया, तो ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। ऐसी रिएक्शन नहीं होती है। पहले बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पहले बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर आप जब SN2 पढ़ोगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, तब मैं बताऊंगी कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और आपका क्या बोलते हैं SN1 में, जो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, उसमें क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। और ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा लाइफ टाइम किसका कम होता है? ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम कम होता है। ठीक है, ओके, चलो देखो इधर एलिमेंट्री के लिए क्या होगा। मान लो ये आपके पास AA के मॉलिक्यूल है, ये आपके पास BB मॉलिक्यूल है। आपको पता है बच्चे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है एक साथ हो रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इधर देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। मैं लिख के दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग, और ये क्या होता है? ये वाला क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। दिख रहा है सबको? दिख Yes, रहा है? ma'am. चलो ठीक है। और इससे क्या होता है फिर? इससे क्या होता है? आपका क्या मिलता है? आपको प्रोडक्ट मिलता है। आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट, यानी कि AB मिलता है। तो रिएक्शन ऐसे पाथवे से होके जाती है। ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट मिल गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में बच्चे ध्यान रखना, आपको क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, स्टेबल नहीं होती, और फिर कन्वर्ट हो जाता है वो प्रोडक्ट। लेकिन इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम होता, तो इंटरमीडिएट भी स्टेबल नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम ना ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होता है। इसलिए तो हम इंटरमीडिएट पढ़ते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, ये सारे क्या है? इंटरमीडिएट है। रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो, रिलेट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. बाकी तो चुप ही हो गए। चलो ठीक है, ओके, चलो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं? अभी हम यहाँ पे सीखते हैं, हाँ जी बोलो, प्रॉपर ओरिएंटेशन है ये। हाँ, वो हम उसमें पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे कि सारे के सारे कोलिजन जो है इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये समझा रही हूँ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनता है, तो बीच में क्या बनता है। अभी मैं कोलिजन की बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग चीज है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं बात करूंगी बच्चे आपके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वही सेम अभी मैंने बताया था, पहाड़ जैसा डायग्राम आएगा। तो देखो बनाओ इसको, इसमें जो जो चीजें बताऊंगी उसको लिख लेना, ठीक है। चलो कैसे आएगा इसका, देखो इधर एक्सोथर्मिक के लिए यही होता है डायग्राम। बताओ, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाना पड़ेगा रिएक्टेंट की एनर्जी को, ताकि तुम्हें समझ में आए। अब ठीक है ना, ठीक है। अब चलो, तो ये क्या है बच्चे, ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन प्रोग्रेस, कुछ भी लिखना लिख लो, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। मेन हमें क्या मतलब है, समझना है कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है। देखो बच्चे, पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच क्या है तुम्हारा, बताओ, चेंज इन एंथैल्पी। और डेल्टा एच क्या होता है बच्चे, बताओ ना, बताओ डेल्टा एच क्या होता है, ईपी माइनस ईआर, यही करते हैं ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही करते हो ना, है ना। चेंज ऐसे ही निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है बच्चे, रिएक्टेंट की एनर्जी है। और यहाँ पे जो ये बना रखा है मैंने, इससे थोड़ा नीचे बना रखा है, वो क्या है, प्रोडक्ट। कई बार तो पता है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम बना के दे देते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ ये एक्सोथर्मिक का है या एंडोथर्मिक का। तो आपको ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से। क्लियर है इतना, जल्दी बताओ, क्लियर है ना। Yes, प्रोडक्ट ma'am. की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से, और जिसमें उल्टा हो जाएगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। चलो, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये वाली कौन सी एनर्जी थी, एक बार फिर से बता दो, कौन सी एनर्जी थी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। इसको मैं इक्वल में भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो जब आप नोट्स देखो। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या थी बच्चे, ये क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी। लेकिन ये किसके लिए है, अब ध्यान से देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। बोलो, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन ही तो है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या है बच्चे, फॉरवर्ड रिएक्शन ही तो है। बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया। और ये ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख रही हूँ और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज बच्चे जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बोलो हाँ या ना। यस। इसको स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अभी ना आपको जब वो मिलेंगे असाइनमेंट, तो उसमें ना जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे डायग्राम बना के दिखा रखा था और आपको ना एक्स वाई जेड दे रखा था, तो आपको पहचानना था कि ये एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ठीक है। अभी ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ये और ये छोटू सा, ये क्या है, डेल्टा एच है। ये क्या है, डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच यही तो होता है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। यही होता है ना, डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जो डिफरेंस रहेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का, वो क्या रहेगा बच्चा, ध्यान रखना, डेल्टा एच होता है। क्या होता है बेटा, डेल्टा एच होता है। बैकवर्ड बच्चे देखो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है फॉरवर्ड, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भेजोगे तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट को ताकि वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या मैं इस डायग्राम से बेटा ये बोल सकती हूँ क्या कि जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन? बोलो, क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ? यस मैम। ओके, चलो ठीक है, ये बोल सकती हूँ। अगर मुझे डेल्टा एच लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो मैं क्या लिखूंगी? ध्यान रखना, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो बताओ कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ओके, फॉरवर्ड माइनस
बैकवर्ड, शाबाश। Backward. क्योंकि बैकवर्ड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और नेगेटिव में वैल्यू आएगी यानी कि हमारा डेल्टा एच यहाँ से ग्राफ से भी प्रूफ हो गया कि क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और रिएक्शन कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब आप कहोगे मैम हमें क्या याद करना है, तुम्हें सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, एक डेल्टा एच वाली और एक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली, ठीक है। तुम्हें ये दो बातें ध्यान रखनी है। और ये क्या है जो ये मैंने ऊपर पहाड़ सा बनाया है, ये क्या था, तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट है, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इस आर्हेनियस जो थ्योरी है इसको कई बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोलते हैं। अब आराम से इस ग्राफ को देख लो, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक, आराम से देख लो और मुझे बताना कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो बताना। ओके मैम। बच्चे डेल्टा एच क्या होता है आशुतोष, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड एनर्जी। बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे मैंने वैसे छोटू सा दिखा रखा है, ध्यान से देखो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चे, डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच होगा। बी एंड एफ बच्चे, बी स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्शन नहीं रिएक्शन, सॉरी। बी बैकवर्ड रिएक्शन, एफ स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। हाँ जयती, अच्छा जानवी आ गई क्या, अभी आए हो? जयती। हाँ जयती, अच्छा हाँ जी बोलो जयती। ये सर अच्छा अच्छा, हाँ 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 बोलो। मैम ये एंथैल्पी का क्या चक्कर है, एंथैल्पी ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड होता है, ई बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड होता है? देखो सॉरी जयती, देखो पहले तो ये आपको क्लियर है कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ये क्लियर है जयती? यस मैम। चलो डेल्टा एच यानी कि शुड बी नेगेटिव, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। तो बच्चे नेगेटिव कैसे आएगा, तुम इधर देखो ना, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। वैसे मैं अगर इसको थोड़ा और नीचे दिखाती तो आपको और अच्छे से पता लग पाता, वैसे इससे भी दिख रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन वाली की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है ना। तो अगर वो ज्यादा है तो नेगेटिव में आएगी ना वैल्यू, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। और ये चीज हमने प्रूफ भी कर रखी है कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे, बोलो। मैम मैम एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। हाँ 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 हाँ। तो मैम एंथैल्पी हमेशा ये डिपेंड होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ हाँ, चेंज आप ऐसे निकाल दो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको और तरीके से लिख सकती हूँ क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी को देखना इधर, मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जल्दी से कंफर्म करो, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ईपी डेल्टा एच और ई फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। बताओ ये भी लिख सकती हूँ क्या मैं? यस मैम। ठीक है, मैम देखो जयती, यहाँ ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये डेल्टा एच है, ये देखो मैं कर्सर वो दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये ईपी है, ये डेल्टा एच है और ये ईएफ है, और ये पूरी की पूरी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये किसका सम हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस डेल्टा एच प्लस फॉरवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। अरे मच्छर कहाँ से आ गए, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे चले, एक्सोथर्मिक में किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं एंडोथर्मिक करवाती हूँ, फिर मैं, ठीक है। चलो आगे चलो, ये देखो एंडोथर्मिक के लिए मैंने पहले ही बना रखा है क्योंकि मुझे पता है आप समझ जाओगे उसमें एक्सोथर्मिक में। तो देखो ये क्लियर हो रहा है जो मैंने बना रखा है। ये देखो एंडोथर्मिक के लिए बच्चे क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से, देख पा रहे हो सारे। इस बार रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ओ आई एम सो सॉरी, प्रोडक्ट की एनर्जी इस बार क्या है बच्चे, ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से, देख पा रहे हो।
Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये फिर से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बैकवर्ड के लिए। इस बार क्या है, इस बार क्या है बच्चे, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है बैकवर्ड के लिए, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच वही सेम होगा जो मैंने आपको उस वाले में बताया था, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये होगी आपकी डेल्टा एच। तो देख लो, ई थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें भी वही हो जाएगी, रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। यानी कि इससे आपको क्या पता चला बेटा, कि चाहे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहे आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी विल रिमेन सेम फॉर बोथ, एंडोथर्मिक के लिए भी और एक्सो के लिए भी, ठीक है। डेल्टा एच देखो, डेल्टा एच क्या इसमें भी यही आएगा जो हमने एक्सोथर्मिक में देखा था, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के लिए, क्योंकि डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक, हीट एब्सॉर्ब हो रही है। तो देखो ना, बिल्कुल सही लिखा है क्या, एक बार चेक करो इसको, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है यानी कि ई ए फॉरवर्ड पहले आएगा, माइनस ई ए बैकवर्ड बाद में आएगा। बताओ, कंफर्म करो। यस मैम। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, चाहे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक हो, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी और आपका जो एंथैल्पी है डेल्टा एच, वो दोनों में सेम आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा। हाँ हाँ बोलो। मैम थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है। कौन सा वाला बेटा? मैम ये जो थ्रेशोल्ड का आप बता रहे हैं, थ्रेशोल्ड वाले में तुम आई नहीं थी ना। थ्रेशोल्ड बेटा क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को ये बैरियर क्रॉस करने के लिए, है ना, उसी को हम बोलते हैं बच्चे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे आई, देखो ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ये किसका सम है, इधर देखो जयती, रिएक्टेंट की एनर्जी का प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसी का तो सम है ना। देखो ना, 2 मान लो ये पूरा 5 है और ये छोटा 2 है और ये 3 है, तो 5 को ऐसे ही तो लिखूंगे ना, 2 + 3। मैम हम ये हाँ ठीक है मैम। ठीक है, चलो सबको क्लियर हुआ? जल्दी एक बार मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप करो ताकि मैं आगे चलूं बेटा। यस मैम। जल्दी से चैट बॉक्स का यूज करो, अपने हाथ पैर हिलाओ। मैम ये क्वेश्चन है कि मेरा कि जो एंथैल्पी होती है उसको हमेशा यूज कहते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चेंज है ना बच्चे, चेंज तो ऐसे निकालते ना, फाइनल माइनस इनिशियल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल बाद में कितना था फिर पहले कितना है, माइनस करते हो ना ऐसे। चेंज ऐसे ही तो निकालते हो बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही तो किया मैंने। प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी और स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, बस सिंपल। चलो इसके बाद हमें करना है बच्चे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ग्राफ। अभी ना अपने दिमाग की बत्ती थोड़ी खोल लो। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट समझा रही थी इन केस ऑफ एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बताया था, SN1 का एग्जांपल लिया था मैंने, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, याद है? यस मैम। तो सपोज मैं यहाँ पे ना रिएक्शन लिख रही हूँ, A से B, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब बेसिकली A क्या है तुम्हारा, रिएक्टेंट है, A क्या है, रिएक्टेंट है, और E क्या है, प्रोडक्ट है, E क्या है, प्रोडक्ट है। और ये जो B और C बने हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट है, जिसको मैं, चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ। ये इंटरमीडिएट 1 वाला है, ये क्या है, दूसरा इंटरमीडिएट है 2 वाला, और ये क्या है, इंटरमीडिएट 3 वाला। क्या मैं बोल सकती हूँ ये चीज, क्योंकि अभी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आया? और A से B जब बनेगा तो ये बीच में क्या आएगी, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। B से C में गए, एक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अभी मैं आपको ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। उससे पहले ना एक चीज लिखो कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो क्या होती है, इंटरमीडिएट +1। ये बहुत बार पूछा गया है, लिखो इसको, इंटरमीडिएट +1। जितने इंटरमीडिएट बनेंगे, अगर 2 इंटरमीडिएट हैं बच्चे, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी, 3 बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट 3 बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट बेटा हर किसी में बनती है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग को दिखाना होता है ना इस तरह से। देखो बेटा,
ये अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, चलो देखो अभी मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बना रही हूँ, पहले मैं बना लेती हूँ फिर तुम बनाना, नहीं तो गलती हो जाएगी, नहीं तो गलती हो जाएगी। इंटरमीडिएट जैसे बच्चे कार्बोकैटायन नहीं बनाते, आप कार्बोकैटायन बनाते हो, कार्बोनाइन बनाते हो, वो सारे क्या इंटरमीडिएट है। तो सपोज ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये भी फिलहाल मैं आपके लिए एक्सोथर्मिक की बना रही हूँ, ध्यान से देखना, पहले मैं बनाती हूँ। बन गया, चलो एक ही बारी में बन गया, सही। चलो ये किसके लिए बच्चे लिख लो, फॉर एक्सोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए भी सेम होगी। अब आप देखो इसमें ज्यादा नहीं करना, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हारे पेपर में आ गया ना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से क्वेश्चन, तो खुश हो जाना, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। और ये सोच के खुश हो जाना कि हमारे 4 नंबर पक्का, 4 नंबर पक्का। ठीक है, तो देखो ना ये क्या हुआ, देखो ये रिएक्टेंट है, ये आपका ई प्रोडक्ट है, ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है बच्चे, और ये किसकी एनर्जी है बेटा बताओ, प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, बी वाली ट्रांजिशन स्टेट है, ये देखो ना ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। ध्यान रखना जो ये पहाड़ जैसा होता है ना ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट 3 है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बेटा क्या है 4 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। और जो ये बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, ये बिल्कुल जो नीचे की तरफ होते हैं, जो ये वैली सी बना रखे है, ये क्या शो करती है बेटा, इंटरमीडिएट शो करती है। क्या शो करती है, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट 1, ये इंटरमीडिएट 2, ये इंटरमीडिएट 3। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप ये बनाते हो ना कार्बोकैटायन की रिएक्शन करते हो कार्बन आयन की, अगर आप उसका कभी सर्च करोगे ना किसी अच्छी बुक में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे रखा होता है, अगर कोई अच्छी बुक देखोगे तो वहां पे आपको ये डायग्राम बना के दे रखा होगा। ठीक है, तो ये जो वैली में, वैली ये जो है ना इसको बोलते हैं वैली, इसको बोलते हैं वैली। ठीक है, ये इंटरमीडिएट दिखाता है, और जो ये ऐसे ऊपर की तरफ दिखा रखा है, ये हम्प जो दिखा रखा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ तुम्हारे लिए, जो ये हम्प दिखा रखा है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, और जो ये वैली दिखा रखी है इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन दे दे बच्चा, तुम्हें कोई भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे दे है, आपसे पूछे कि बताओ इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, और तुम्हें इंटरमीडिएट बता रखा होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट कितने हैं बच्चे 1 2 3, तो ट्रांजिशन स्टेट कितना होता है, 1 ज्यादा होता है। तो अगर 3 इंटरमीडिएट है तो 4 क्या होंगी तुम्हारी, जल्दी बताओ। तो इसको ना स्टार मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आया हुआ लेकिन आने वाले पेपर में आने के चांसेस है इसके, कि जितनी ट्रांजिशन स्टेट होंगी, सॉरी जितने इंटरमीडिएट होंगे उससे 1 ज्यादा क्या होगी तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट। ऐसे ही आप सेम एंडोथर्मिक के लिए भी बना सकते हैं, और उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इस वाले केस में आपको और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ बोलो मैम, ये कौन सी ईयर आया है? हाँ, मैम ये वाला क्वेश्चन कौन से ईयर में ईयर आया की याद नहीं है बेटा, ईयर का नहीं याद है, बुक में देखा था बेटा मैंने प्रीवियस ईयर की। ठीक है, ईयर तो बेटा कैसे याद रखूंगी मैं, है ना। मैम ये जेई में था या नीट में? आई थिंक जेई में था, और अगर जेई में आया तो नीट में भी आ सकता है। कोई मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रहेगा, बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो आगे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैटलिस्ट की। एक सेकेंड, चलो कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया ये तो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इंट्रो दे देती हूँ और कल इस चैप्टर को खत्म कर लेती हूँ, कर दूंगी। ठीक है, देखो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है बच्चे, आपको आप केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ते हो और जगह भी आप कैटलिस्ट पढ़ते हो, कि कैटलिस्ट बेसिकली क्या काम करता है, आपकी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अगर कोई मान लो आपकी रिएक्शन स्लो है और सपोज आप उसमें क्या करते हो, कैटलिस्ट डाल देते हो, तो वो क्या करता है, उस रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। ठीक है, उस रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। ठीक है, और खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, अपना काम करता है और फिर चलता बनता है।
ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाऊं, करवाना तो आज मैंने बहुत सारा था, पता नहीं कैसे नहीं हुआ। चलो, अगर मान लो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है इतनी है, अगर मान लो आप इसमें क्या डाल देते हो, कैटलिस्ट डाल देते हो, तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, और ये हो जाएगा आपका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये हो जाएगा विदाउट कैटलिस्ट, ये हो जाएगा विदाउट कैटलिस्ट। ये आप ध्यान रखना। वैसे तो देखो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव आपके रेट को बढ़ाता है, नेगेटिव कम करता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में ये आप ध्यान रखना, जब भी मैं कैटलिस्ट की बात करूंगी तो आप यही समझेंगे कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। सरफेस केमिस्ट्री में आप देखते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन काइनेटिक्स में जब भी मैं वर्ड यूज करूंगी कैटलिस्ट, तो आपको समझना है कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो रेड से लिखा हुआ है ये हो जाएगा EU अनकैटलाइज्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, जब कोई भी आपका कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ। तो जैसे ही कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि अब इस वाले जो येलो वाला है इसको रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में चेंज होने में ध्यान रखना एनर्जी सेम रहती है, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इसके लिए क्या लगेगी, बहुत कम एनर्जी लगेगी, और अगर बहुत कम एनर्जी लगेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी। तो मैंने जब आपको सॉल्यूशन पढ़ाया था मैंने कहा था ये वाला आप रिलेशन ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स में काम आएगा, कि रेट जितना ज्यादा होगा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे क्या होगी तुम्हारी, कम होगी। याद आ रहा है, क्योंकि देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे मैं लिखती हूँ आर्रेनियस इक्वेशन लिखती हूँ, K इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको लिखती हूँ अनकैटलाइज रिएक्शन के लिए, अनकैटलाइज का मतलब है आपने कैटलिस्ट नहीं डाला है, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, KU से दिखाऊंगी, E रेज टू पावर EU डिवाइड बाय RT। अगर मैं कैटलाइज की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी बच्चे, AE, ये लिखूंगी। बताओ, C स्टैंड्स फॉर कैटलिस्ट, जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया कैटेलिटिक एक्टिवेशन एनर्जी, और U का मतलब क्या है, जब तक उसमें आपने कैटलिस्ट नहीं डाला था, जैसे नॉर्मल रिएक्शन चल रही थी वैसे ही है। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब क्या करूंगी, मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड करने से क्या होगा, A से A कैंसिल, तो KU बाय KC क्या आ जाएगा बेटा, KU बाय KC क्या आ जाएगा, E रेज टू पावर माइनस EU। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सोच लो, समझ लो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, ऊपर ले गई ना, तो आपको पता है डिवाइड में होता है माइनस होता है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिखो डेल्टा E क्या होगा, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी होता है E कैटलाइज माइनस E अनकैटलाइज्ड। ये काम आएंगे, ये आपको मैं न्यूमेरिकल के लिए तैयार कर रही हूँ, ये मैं आपको बेटा न्यूमेरिकल के लिए तैयार कर रही हूँ। अब आगे आपको LN लगाना है, LN में लगा दो, लोग में निकालना है, लोग में निकाल लो, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, समझ गए, बोलो यस मैम। बोलो बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो ठीक है, अगर मैं इसको LN में चेंज करूं तो कैसे होगा, दोनों साइड अगर आप LN ले लो तो क्या होगा, LN K अनकैटलाइज्ड बाय K कैटलाइज्ड E की पावर, सॉरी E तो हट जाएगा, LN E1 होता है, क्या हो जाएगा E कैटलाइज्ड माइनस E अनकैटलाइज्ड बाय RT। और अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं तो बच्चे क्या होगा, 2.303 लॉग K, बच्चे समझ लो इंपॉर्टेंट है, जो तुम भागने की लगी रहती है ना तुम लोगों को, E कैटलाइज्ड माइनस E अनकैटलाइज्ड बाय RT। अब क्या करो, इस 2.303 को क्या करो, डिवाइड में ले जाओ, बताओ सही लिखा है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, रीअरेंज करके लिखा है इसको, इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, बताओ बोलो बेटा, यस मैम। ध्यान रहेगा। यस मैम।
बस आपको वो वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है, उसको तो आप अपने आप चेंज कर लोगे क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो। शाबाश। और जो ये बच्चे बीच बीच में भाग जाते हैं ना, गुस्सा आता है मेरे को। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। फिर से बोल रही हूँ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, रेट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। एक बार करेक्टरिस्टिक्स देख लो बच्चे, ये आपके पेपर में आती है। आपके पेपर में क्या आता है, अगर कैटलिस्ट का क्वेश्चन आना होता है, आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो आप सबको ऑलरेडी पता है ये वाली बात कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ ठीक है ये वाली बात? यस मैम। ठीक है, अगर आपको ज्यादा भर के कैटलिस्ट नहीं डालने की जरूरत है, स्मॉल अमाउंट में डालोगे तो चल जाएगा काम। और ध्यान रखना, कैटलिस्ट जो है सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस को वो नहीं करता है। ठीक है, जो रिएक्शन अपने आप हो रही है उसमें ही आप कैटलिस्ट डालोगे तो ही फायदा है। जो आप खुद से करवा रहे हो फिर क्या कैटलिस्ट का फायदा? जो आप खुद से करवा रहे हो, आप खुद से तो जल्दी भी करवा सकते हो। समझे इस चीज को? समझे मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है। दूसरा बच्चे, एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द फ्री एनर्जी। कैटलिस्ट को ना तो एंथैल्पी से कोई मतलब है ना डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, और डेल्टा एच नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। जब तक अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल देते हो तब भी, अगर नहीं डालते तब भी। तो कैटलिस्ट ध्यान रखना, डेल्टा जी और डेल्टा एच को कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपना काम करता है और चला जाता है। A catalyst take part in the reaction but is regenerated without any chemical change at the end of reaction। ठीक है, कोई किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं करवाता है वो। इक्विलिब्रियम को भी, उसका इक्विलिब्रियम पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैटलिस्ट की वजह से। फिर बोल रही हूँ, कैटलिस्ट का सिर्फ काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना ही कैटलिस्ट का काम होता है, और रिएक्शन को वो फास्ट कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के। ठीक है, और वो क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों की स्पीड को जो है सेम एक्सटेंट तक ही एक्सेलरेट करता है। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है और बैकवर्ड की कम है। अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन को सेम स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है तो उसी सेम स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को भी करेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा। क्लियर होगी सबको बात? बोलो बेटा। यस मैम। यस। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, कल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है। ये वैसे मैं आज तुम्हारे नोट्स में दे दूंगी, तुम ट्राई करके देखना, लेकिन हम कल करेंगे। और कल फिर हमारा छोटू सा पार्ट रह जाएगा, किसका? उसका कोलिजन थ्योरी का। कल हमारा छोटू सा पार्ट रह जाएगा कोलिजन थ्योरी का, उसको हम कवर कर लेंगे। और